तो बेटे लास्ट टाइम ना हम रेडियस निकाल चुके हैं, वेलोसिटी निकाल चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी शायद निकाल चुके हैं, और दूसरा क्या, टोटल एनर्जी भी निकाल चुके हैं। ठीक है, अब जो हमें निकालना है ना इलेक्ट्रॉन का बेटे फ्रीक्वेंसी निकालना है। एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो 1 सेकंड के अंदर कितनी बार न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने वाला, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो याद कर, सपोज कर कुछ इस तरह से कहानी चल रही थी हमारे पास कि सपोज कर बेटे सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, उसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, ऑब्वियस सी बात है बेटे, कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेटे ऐसे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और चार्ज कितना बेटे इसके ऊपर, Z/E चार्ज है। क्लियर है मेरी बात? तो मुझे निकालना बेटे कि इस इलेक्ट्रॉन का ना फ्रिक्वेंसी कितना आएगा। तो हेडिंग डाल लेना, फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बेटे, क्या चीज़ है, आसान सी चीज़ है। आपको मालूम है कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेटे, कौन से वाले रेडियस में घूम रहा है बेटे, हमने इसको मान लिया Rn। कितना मान लिया, Rn। सिमिलरली इस Rn के अंदर इसका जो रफ्तार होगा, ऑब्वियस सी बात है कितना होगा बेटे, वो होगा Vn। तो आपको मालूम है एक रिलेशन होता है बेटे सर्कुलर मोशन के अंदर कि जो Vn होगा ना, वो ऑब्वियस सी बात है वो बराबर होगा बेटे किसके, Rn इंटू में ओमेगा इंटू n के बराबर। क्लियर है? ओमेगा n क्या है बेटे, यहाँ पे इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब तो ये है कि उसने 1 सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन करे, वो उसका फ्रीक्वेंसी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का याद कर बेटे फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू में f। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी का मतलब है उसने कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पैदा करे हैं 1 सेकंड के अंदर, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा बेटे कि उसने ना 1 सेकंड के अंदर कितनी बार एंगल 2 पाई एंगल ट्रेस करा है, तो वो क्या बन जाएगी, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो Vn आएगा बेटे, वो Vn किसके बराबर आएगा, ऑब्वियस सी बात है वो आएगा Rn इंटू में ओमेगा इंटू में n। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ Rn ओमेगा n का वैल्यू होगा बेटे 2 पाई इंटू में f इंटू में n। क्लियर है? तो यहाँ से जो Fn आया है मतलब फ्रीक्वेंसी आएगी किसी भी ऑर्बिट के अंदर, किसी भी शेल के अंदर, फर्स्ट शेल के अंदर, सेकंड शेल के अंदर, थर्ड शेल के अंदर, इस तरह से। तो वो किसके बराबर आएगी बेटे, ध्यान से सुन, इसको मैं लेकर के आऊँ 1/2 पाई, 1/2 पाई Vn डिवाइडेड बाय में बेटे Rn। क्लियर है? तो याद कर 1/2 पाई Vn का वैल्यू हमने निकाला था किसके लिए बेटे, किसी पर जब हमने सारी की सारी वैल्यू पुट करी थी, तो याद कर आंसर हमारे पास आया था 2.81 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, और क्या था बेटे वो याद करो, Z/n आया था नहीं आया था भाई, यस और नो? तो डिवाइड बाय में बेटे, डिवाइड बाय में कितना है, ये Rn भी तो है। Rn कितना आया था याद करो बेटे, वो आया था आपके पास 0.53 एंगस्ट्रॉन आया था बेटा ना, और मल्टीप्लाई में क्या था बेटे, वो था n² बाय में z। यही था ना आंसर? ठीक है, इसको जब आप सोल्व आउट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटे 1/2 पाई। ठीक है, इसको कंप्लीट सोल्व करोगे 1/2 पाई इंटू 2.18 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय में कितना है बेटे 0.53। देख n² नीचे है बेटे और n यहाँ पे है, तो कितना बनेगा, वो बेस बात है n³ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम नहीं चल रहा हमारे पास, इंटू में बेटे यहाँ पे z है, ये वाला z ऊपर आएगा तो कितना बनाया बेटे, ये Z² बना देगा। अब ध्यान से सुन, ये सारी की सारी जो टर्म है ना, ये सारी की सारी टर्म क्या बेटे, कांस्टेंट है। जब हमने इस सारी की वैल्यू पुट करी तो जो फ्रीक्वेंसी आई है वो किसके बराबर आई है बेटे, वो आई है 6.15 इंटू 10⁻15 कितना है बेटे, Z² डिवाइड बाय में n³। ये आपके पास नेट रिजल्ट आ गया। और इसका जो यूनिट होता है ऑब्वियसली बात है बेटे क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्लियर है? अब ध्यान से सुन, मुझे किस एटम के लिए पढ़ना है, मुझे पढ़ना है बेटे H एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि जो ज़्यादातर जो मॉडल आए हैं वो हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करने वाले मॉडल आए बेटे। ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ तो उसके लिए Z का वैल्यू कितना है 1,
तो यहाँ से बेटे, यहाँ से मैं इसको ऊपर लिखने की कोशिश करूँगा, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से तो मैं इसको रब कर देता हूँ सारे, कोई बात नहीं, हमें तो मालूम पड़ ही गया। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो जेड का वैल्यू है बेटे वो 1, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना बेटे 1 है, तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आई बेटे, वो Fn बराबर 6.15 इंटू 10⁻15 डिवाइड बाय बेटे कितना आएगा, n³ आ जाएगा, हर्ट्ज डिवाइड बाय बेटे कितना बेटे n³। क्लियर है मेरी बात। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं n का वैल्यू पुट करता हूँ बेटे 1, n का वैल्यू कितना पुट करता हूँ 1, तो जैसे ही आप n का वैल्यू 1 पुट करते हो तो n का वैल्यू 1 पुट करने से F1 जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, 6.15 इंटू 10⁻15 डिवाइड बाय में 1⁵। क्लियर है। तो किसके बराबर आ बेटा ये 6.15 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज आ चुका है। ये कितना है बेटा, ये हर्ट्ज आ चुका है, और ये एक बहुत 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 बड़ी टर्म है। क्लियर है मेरी बात। सिमिलरली जब आप F2 निकालोगे, F2 का मतलब क्या है कि आप n इक्वल टू कितना ले रहे हो 2, n इक्वल टू 1 का मतलब क्या बेटे कि मैं K शेल ले रहा हूँ। कौन सा ले रहा हूँ भाई, मैं K शेल ले रहा हूँ बेटे मैं, ठीक है। और सिमिलरली n इक्वल टू 2 का मतलब क्या बेटे कि मैं L शेल ले रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है मेरी बात बेटे। तो F2 की वैल्यू कितनी आएगी 6.15 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाय में बेटे, यहाँ पे कितना आएगा 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब मतलब 8, तो 6.15 इंटू 10⁻15 डिवाइड बाय में 8 हर्ट्ज आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब ये बनता है बेटे कि जैसे जैसे आप क्या करोगे n इक्वल टू 1 से n इक्वल 2 पर जाओगे तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी बेटे वो कम होती चली जाएगी। कम होने मतलब क्या है कि वो 1 सेकंड के अंदर कम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पैदा करेगा। ठीक है। अगर आप n इक्वल टू 1 पे हो, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ बेटे K शेल की, तो K शेल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेवोल्यूशन आते हैं बेटे किसके, इलेक्ट्रॉन के। उसके बाद किस में आते हैं बेटे, L शेल के अंदर, और वो उससे 1/8 टाइम्स हैं उसके। ठीक है कि L, फिर आप जाओगे बेटे M में, M के लिए वैल्यू कितनी बनेगी n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 का मतलब क्या है 27, तो 27 को फिर फर्दर डिवाइड करोगे उससे तो वो और भी रेवोल्यूशन कम आएगा। समझ पाए नहीं मेरी बात बेटे। तो इस तरह से क्या है, हम किसी भी मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए ये जो फ्रिक्वेंसी आता है वो कुछ इस तरह से का आता है। ठीक है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर एटम के लिए निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो बेटे 6.15 इंटू 10⁻15 Z² बाई n³। एक्चुअली बेटे ये जो बोर ने हमें जो मॉडल दिया था ना वो हमें हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए दिया था। H लाइक एटम थे बेटे। H लाइक एटम समझते हो आप लोग। H लाइक एटम मतलब जैसे कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन है बेटे, तो हाइड्रोजन के लिए तो ऑब्वियस बात है ये वैलिड है। उसके बाद ध्यान से सुन, ये हीलियम होता है बेटे। ठीक है। अब हीलियम के कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसके चारों तरफ, 2 घूम रहे हैं ना। तो अगर मैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो आपके पास क्या बचेगा बेटे, H पॉजिटिव बचेगा, नहीं बचेगा। तो इसके लिए भी वैलिड है। इसके लिए Z का वैल्यू कितना बेटे 2 है। कितना वैल्यू इसका 2 है। समझ पाए नहीं समझ पाए। ऐसे ही बेटे क्या लिथियम, ऐसे ही क्या लिथियम। ठीक है बेटे। तो ये जो एटम है ना ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है। जैसे H के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बेटे, 1, यानी कि उन एटम्स के लिए वैलिड है जिनके आउटर मोस्ट शेल में केवल और केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। ठीक है। जैसे हीलियम पॉजिटिव है बेटे। He पॉजिटिव का मतलब क्या है, He पॉजिटिव का मतलब है क्या कि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में वैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट हमने 1 निकाल दिया, तो 1 निकालने मतलब क्या कितना बचा बेटे, 1 बचा, तो उसके लिए भी वैलिड है। अब यहाँ पे जो Z का वैल्यू बनेगा वो कितना बने बेटे 2 बन जाएगा। समझ पाए नहीं समझ पाए। तो इस तरह से क्या मतलब, और मतलब यहाँ पे Z जो हम ले रहे थे ना पहले, अब हम इनके लिए भी हीलियम वगैरह के लिए भी He पॉजिटिव वगैरह के लिए भी उसके रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, उसकी किनेटिक एनर्जी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बेटे लिथियम है। अब लिथियम के आउटर मतलब लिथियम के टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, हमें तो खाली 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूंगा। तो जैसे निकाल दूंगा तो Li2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो जो बोर मॉडल है ना वो इसके लिए भी बेटे वैलिड है। एक्चुअल में ना इसका एक लिमिटेशन है ये
कि ये सब सारों के सारे जितने भी एटम्स हैं उन सब के लिए वैलिड नहीं है। ये किन के लिए वैलिड है बेटे? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है ओनली। ठीक है, जैसे He पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, इस तरह से एक एटम के लिए वैलिड है जिनके आउटर मोस्ट शेल में खाली कितने इलेक्ट्रॉन घूमे बेटे? एक इलेक्ट्रॉन घूमे। ठीक है, चलिए जी। ठीक है, तो ये एक तरह से बेटे इसकी लिमिटेशन भी बन जाएगा। अब हमें क्या डिस्कस करना बेटे? अब हमें डिस्कस करना है, कई बार एग्जाम में ना सीधा क्वेश्चन आता है कि आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना बेटे किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो वो कैसे बनाते हैं उसको समझने की कोशिश करिए एक बार, और वो चीज़ बहुत आसान है बेटे। एनर्जी लेवल डायग्राम का मतलब क्या है कि आपको डिफरेंट जो लेवल्स आते हैं ना एनर्जी के शेल के अंदर, एल शेल के अंदर, एम शेल के अंदर, या फिर इस तरह से उनके अंदर, वो हमें बनाने हैं बेटे। कैसे बनाएंगे ध्यान से दे। मान ले कि आपने क्या करा बेटे, आपको बेटे मालूम है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ क्या? एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एच एटम, ऑफ बेटे एच एटम। ठीक है, कैसे? अब सुन ध्यान से बेटे। तो क्या है, सुन मेरी बात ध्यान सुन बेटे, कि मुझे मालूम है बेटे कि जो हाइड्रोजन की एनर्जी थी ना वो किसके बराबर आई थी बेटे? किसी भी शेल के अंदर वो आई थी -13.6 डिवाइड बाय में n², और आंसर किस में आया था बेटे? आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था। ध्यान से सुन बेटे कि अगर मैं n का वैल्यू पुट करता हूँ 1, तो n का वैल्यू 1 पुट करने का मतलब क्या है कि आप कौन से शेल में जा रहे हो? K शेल की बात कर रहे हो। तो जब इलेक्ट्रॉन आपका K शेल के अंदर घूमेगा तो उस टाइम उसका जो एनर्जी होगा वो होगा बेटे E1 मतलब n का वैल्यू 1 किसके बराबर आया बेटे? वो आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटे। सिमिलरली n का वैल्यू जब मैं 2 पुट करूँगा तो आप बात करोगे किसकी बेटे? के एल शेल की। ठीक है, और उस टाइम उसका जब वो हाइड्रोजन एटम का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एल शेल में घूमेगा तो उसका जो एनर्जी होगा कितना होगा बेटे? -13.6 डिवाइड बाय में 2²। तो आपके पास जब आप करोगे 2² मतलब 4, तो मैं पूरा कर देता हूँ इसको बेटे, -13.6 डिवाइड बाय में 2 का स्क्वायर मतलब बेटे 4। जब आप इसको निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही जब आप क्या करोगे बेटे, n की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे? 3 पुट कर दोगे, तो कौन से शेल में चला गया बेटे मैं? m शेल के अंदर। तो m शेल मतलब ये वाला है। एनर्जी जो बनेगी उसके अंदर वो E3 बन जाएगी। कितना आंसर आया बेटे? वो आएगा -13.6 डिवाइडेड बाय में 3² यानी कि 9 बेटे। तो 9 इक्वल टू, जब आप इसको सोल्व करोगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ऐसे बेटे जब आप n का वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 पुट करने से KLMN शेल आ जाएगा। ठीक है, n शेल आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर जो एनर्जी बनेगा वो बनेगा कितना बेटे? E4 बनेगा। E4 मतलब कितना आंसर आया बेटे बोलो? -13.6 डिवाइड बाय में n² मतलब 4² मतलब 16। तो डिवाइड बाय में 16 करोगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इस तरह से करता गया। एक्चुअल में जो मेरे पास ये बेटे जो शेल्स होते हैं ना वो लार्ज नंबर होते हैं, बेसिकली इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब कि जब मैं n की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा बेटे? इनफाइनाइट पुट कर दूंगा तो मेरे पास बहुत बड़ा शेल आ जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम जो E होगा वो कितना बने बेटे? -13.6 डिवाइडेड बाय में इन्फिनिटी का होल स्क्वायर। तो किसके बराबर आया बेटे? वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आया। अब अगर आप इनको ध्यान से देखो तो जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कौन से वाली है? बताओ, सोच के देख, कौन सी वाली बेटे? ये वाली है या ये वाली है? लास्ट वाली है। ऑब्वियस सी बात है बेटे, ये वाली सबसे बड़ी है। ये बड़ा है या ये बड़ा बेटे? बोलो, 0 बड़ा है बेटे। तो जो मैक्सिमम एनर्जी है ना वो इन्फिनिटी पर है। कितनी है बेटे? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है वो? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैक्सिमम ऑब्वियस सी बात है बेटे कि मैं ना एनर्जी ले रहा हूँ वाई एक्सिस के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है बेटे कि अगर एनर्जी ले रहा हूँ मैं वाई एक्सिस पर, एनर्जी बेटे आपने किस पे? वाई एक्सिस पर, तो एनर्जी 0 है बेटे यहाँ पर। कब है?
जब तेरे पास मैंने इसका लेवल बना दिया बेटे इस तरह से, जब n का वैल्यू कितना है बेटे 0 है। समझ पाए नहीं समझ पाए? यस और नो? n का वैल्यू सॉरी इन्फिनिटी है, n का वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी है बेटे। क्लियर है? तो उस टाइम एनर्जी कितना है बेटे? 0 है। ओके चलिए जी, जब मेरा बेटे 1 है, क्या है मतलब मैं फर्स्ट सेल में जा रहा हूँ, उस टाइम उसका एनर्जी कितना बेटे? मिनिमम है। मिनिमम मतलब जितना कम एनर्जी होगा वो उतना ही स्टेबल बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा भाई? तो इस टाइम जब वो n = 1 मतलब k शेल में घूमता है इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और जब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो उस टाइम उसका जो एनर्जी होगा वो सबसे कम भी होना चाहिए। ठीक है बेटे? तो मैं जस्ट समझाने के लिए ये मैंने ना 1 मान लिया, ये 2 मान लिया बेटे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब माइनस के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता है कि मैं माइनस क्यों ले रहा हूँ? ये कितना बेटे? 3 है, ये तेरा 4 है, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 बेटे। ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ माइनस के 3, ये सारे के सारे किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटे। किस में है ये? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ये कितना बेटे? माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस 6, माइनस 7, माइनस 8, माइनस 9, माइनस 10, माइनस 11, माइनस 12, माइनस के 13 और ये बेटे कितना? माइनस के 14। ठीक है? तो ध्यान से सुन बेटे कि जब तू n = 1 पुट करेगा तो उस टाइम जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी बेटे? मिनिमम होगी। मिनिमम मतलब ये 13.5 से 13.6 तेरा यहाँ पर है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन डाल दूँगा बेटे इस तरह से। समझ पाए नहीं समझ पाए बेटे? बोलो। तो इतना आ गया अपने पास। तो कितनी वैल्यू है बेटे इसकी? n = 1 आ गया मेरे पास यहाँ पर। और एनर्जी कितना है इसका यहाँ पे? इस टाइम इसका एनर्जी बेटे कितना? माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पे इसका एनर्जी, जिसको मैंने कितना बोल रखा है बेटे? E1 बोल रखा है। ठीक है? सिमिलरली जब आपने 2 पुट करा तो कहाँ पर आया? माइनस के 3.4। माइनस के 3.4 का मतलब क्या है कि 3 बेटे यहाँ पे है, तो 3.5 यहाँ पे, तो 3.4 यहाँ पर होगा ऑब्वियसली। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल दी बेटे। ओके, तो किसके बराबर लिखा बेटे मैंने इसको? n = कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। और यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो कितनी आई है बेटे? E2 कितनी आई बेटे? वो माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है। ओके, उसके बाद कितना बेटे? माइनस के 1.51। तो माइनस के 1.51 मतलब बेटे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा वो। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लाइन डाल दी। देख, डाल सकता हूँ, डाल सकता हूँ भाई। यहाँ पे मैं ये किससे कॉरस्पॉन्डिंग डाला बेटे मैंने? n = किसके डाला है? 3 के डाला बेटे। ओके, अब n = 3 मतलब कि जो एनर्जी आया है वो कितना आया बेटे? माइनस के माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटे। ठीक है? यहाँ पे देता हूँ मैं इसको। चलो, E जो आया है मेरे पास, E3 आया है माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है। ओके चलो जी, उसके बाद बेटे क्या है? नेक्स्ट ध्यान सुन, 4 पे कितना है बेटे? 0.85। तो -1 तो यहाँ पे है, तो 0.85 बेटे यहाँ पर आया कहीं ना कहीं। ठीक है? तो n का वैल्यू कितना बेटे यहाँ पे? बोल शाबाश। 4 है। और एनर्जी कितना है इसका? एनर्जी इसका कितना बेटे? E4 = माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? ओके जी। अब आप जैसे ही 5 पुट करोगे तो डेफिनेटली जो एनर्जी लेवल होगा बेटे वो ऑब्वियस सी बात है 0 और इसके 4 के बीच में आएगा। नहीं आया क्या? आना भी चाहिए। तो मैंने ये देखा बेटे, और ध्यान से सुनो बेटे, धीरे धीरे ये जो गैप है ना ये कम होता जा रहा है। देख, इनके बीच में ज़्यादा बेटे, इनके बीच में थोड़ा सा कम है, इनके बीच में और कम है। उसके बाद जब आप करोगे ना तो वो गैप धीरे 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 क्या होता रहेगा बेटे? कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? यस और नो? इसका मतलब क्या बेटे कि जैसे जैसे आप दूर जाते रहते हो तो जो एनर्जी लेवल्स है ना, एनर्जी लेवल्स है बेटे वो क्लोज आते रहते हैं। और एंड में आप ऐसा देखोगे कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी करना शुरू कर देंगे। अब मैं इस बात से ये समझा यहाँ तक क्या कि जो बेटे एनर्जी लेवल है ना शुरू में डिस्क्रीट है, अलग अलग है, अलग अलग है। समझ पाए? बट जैसे जैसे आप हायर स्टेट में जाते रहोगे, मतलब हायर n की वैल्यू पुट करते रहोगे, तो जो एनर्जी लेवल्स होंगे बेटे वो क्लोज आते रहेंगे। क्लोज आने मतलब क्या है? एक ऐसा टाइम आएगा वो कॉन्टीन्यूस बन जाएंगे। समझ पाए नहीं समझ पाए बेटे? तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटे? एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। अब अगर आपको मैं बोलता हूँ कि बताओ शाबाश, इसके बीच में और इसके बीच में कितना एनर्जी गैप है? बताओ, सोच के दे बेटे, कितना एनर्जी गैप है? बोलो। मतलब कि इसमें से आप इसको घटा दो तो कितना आंसर आए? बोलो बेटे शाबाश।
कितना आएगा, गुड शाबाश, कितना आएगा 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पक्का 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटे, बहुत बढ़िया। 10.2 है, देख लो, हाँ 10.2 आना चाहिए, गुड, ओके जी। अब अगर आपको बोलता हूँ बेटे मैं E1 के बीच में और E3 के बीच में कितना गैप है बेटे, बोलो, बता शाबाश, कितना गैप है? नहीं गैप बोल, इसमें से इसको घटा दो आप, हाँ 12.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटे, कुछ इसी तरह से आएगा या नहीं? ऐसे अगर आपको मैं बोलता हूँ बेटे कि पहले वाले के बीच में और इस n=4 वाले के बीच में कितना गैप है, बोल शाबाश, गुड शाबाश, कितना बेटे 12.75। सिमिलरली E1 और इन्फिनिटी के बीच में कितना गैप है, ऑब्वियस बात है बेटे, कितना है, -13.6 है बेसिकली, है ना, कितना है वो 13.6 है। तो गैप मतलब क्या करो बेटे, मैं इसमें से मैं इसको घटा रहा हूँ, आप क्या करते हो हमेशा ही बड़े वाले में से छोटे वाला घटाते हो ना, तो तभी आपके पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इसमें से आपने इसको घटा दिया, इसमें से आपने इसको घटा दिया, इसमें से आपने इसको घटा दिया, तो तब तेरे पास 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। जब आप इसमें से इसको घटाओगे, मतलब n=इन्फिनिटी वाले में से n=1 घटाओगे, तो आपके पास क्या आंसर आया बेटे, ऑब्वियसली बात है, कितना आने वाला है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। आएगा नहीं आएगा भाई, यस और नो, ठीक है जी। अब इन चीज़ों से ना उसने इन चीज़ों को ऑब्जर्व करा। अब जैसे उसने इन चीज़ों को ऑब्जर्व करा बेटे, तो याद कर जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था ना, वो ना एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बता नहीं पाया था कि भाई साहब वो क्यों आ रहा है, क्यों कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती हैं और वो क्यों एक्स्ट्रा बाद में फिर से एमिट करना शुरू कर देता है। तो किसने बताया बेटे, वो इस बोर मॉडल ऑफ एन एटम ने बताया कि उसने हाइड्रोजन के लिए जो एक्सप्लेन किया, उसने उसको यहाँ से आसानी से एक्सप्लेन कर दिया। आई मेरी बात समझ में बेटे?